वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज एनटीपीसी का सीरीज़ है और इस सीरीज़ में हम लोग एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है 5 गुने 10 के पावर 4, 6 गुने 10 के पावर 3 प्लस 4 गुने 10 माइनस 3 गुने 1/100। तो इस सवाल को हम लोग बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर जो लोग डिजिटल सम पढ़ चुके हैं वो लोग डिजिटल सम से बनाएगा तो इजी वे में बन जाएगा। तो डिजिटल सम निकाले तो यहाँ पे डिजिट 5 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 5 11 4 15। अब 15 में से 3 गया तो 12, यानी इसका डिजिटल सम 12 आया। फिर क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसका जो डिजिटल सम आया 2 1 3 आ गया। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे कि कौन से ऑप्शन में डिजिटल सम 3 हो रहा है। तो 5 4 9 और 6 3 9, 9 को तो हम लोग जीरो कर लेते तो इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो पाएगा। अगर ये देखें ऑप्शन, यानी 5 और 4 9 ये, और 7 6 13, यानी 3 1 4, यानी ऑप्शन नंबर सी का डिजिटल सम 4 हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर ये देखें तो 5 4 9 और ये 9 9 को हटा देते 7 3 10, यानी इसका जो डिजिटल सम आ रहा है वो 1 हो रहा है, जबकि हमें डिजिटल सम 3 चाहिए। तो यानी बी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो एक ही आंसर बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो अगर इसमें भी देखें तो 6 3 9 ये हटा देते हैं, फिर ये 9 को भी हटा देते हैं क्योंकि 9 तो जीरो हो जाता है। फिर इधर बचा 5 प्लस 7 12, यानी डिजिटल सम कितना रहा है 2 1 3, यानी केवल एक ऑप्शन डी का ही डिजिटल सम 3 हो रहा है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए हम लोग डिजिटल सम के माध्यम से इजी वे में इसको बना सकते हैं। और जिन लोग को डिजिटल सम के बारे में नहीं पता है वो लोग नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट से डिजिटल सम पढ़ सकते हैं वहाँ से। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 tan थीटा बराबर 4 दिया गया है, यानी 5 tan थीटा इजिकल टू कितना दिया गया 4। अगर हम इस 5 को काटेंगे तो ये यहाँ नीचे आ जाएगा। निकालना क्या है, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइड बाय, यानी भागा का मतलब क्या होता है डिवाइड, मैंने बट्टा हम लिख सकते हैं उसको 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, यानी इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हर जगह पावर सेम हो, सब जगह पावर एक ही एक है, तो कुछ नहीं करना है। ये tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा, यानी ये क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, यानी sin थीटा का मान 4 और cos थीटा का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो हम ये मान क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर sin थीटा 4 रखेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और cos थीटा 5 रखेंगे तो 5 9 10, यानी 12 माइनस 10 बटा यहाँ पे sin थीटा 4 रखेंगे तो 4 दूना 8, अब प्लस cos थीटा 5 रखेंगे तो 5 तिया 15, यानी 12 में 10 गया 2, अब 15 8 23, यानी 2/23 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3/4 3/5 3/7 3/8 और 3/11 में न्यूनतम संख्या कौन होगा। एक चीज़ ध्यान देंगे, जब अंश सेम रहेगा, पहले हर का बात करते हैं, जैसे जब हर जगह 11 है, जब हर जगह 11 है, ठीक है, और यहाँ पर 2 6 5 3, ठीक है, जब हर जगह यानी डिनोमिनेटर हर जगह बराबर हो, तब जो अंश में बड़ी संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जो छोटी संख्या होगा वो छोटा हो जाएगा। कब, जब हर बराबर हो, ठीक है। लेकिन जब अंश बराबर हो, जैसे 11/2 लिखे, 11/6 लिखे, 11/5 लिखे और 11/3 लिखें, यानी जब अंश बराबर हो हर जगह, सभी जगह अंश बराबर हो, तब जो बड़ी संख्या होता है वो सबसे छोटा हो जाता है, और जो सबसे छोटी संख्या होता है, यानी हर में जो सबसे बड़ी संख्या होता है वो छोटा हो जाता है, और जो सबसे छोटी संख्या होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पे 3/4 3/5 3/7 3/8 3/11, यानी अंश हर जगह बराबर है, तो हमें न्यूनतम संख्या निकालना है। तो जो हर में अधिकतम संख्या होगा वही न्यूनतम संख्या हो जाएगा, तो 3/11 इसका न्यूनतम संख्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। 144 पेंसिलें 22.50 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई, यानी
और यदि प्रत्येक पेंसिल को 2.25 की दर से बेची जाए तो लाभ कितने प्रतिशत होगा। तो यानी लाभ प्रतिशत निकालें। देखिए अगर हम 144 पेंसिल पे भी लाभ निकालेंगे तो भी उतना ही प्रतिशत आएगा, और एक पेंसिल पे लाभ निकालेंगे तो भी उतना ही प्रतिशत आएगा। तो जब हम एक पेंसिल पे भी लाभ निकालेंगे तो भी उतना ही प्रतिशत आएगा, और 144 पे भी उतना ही लाभ प्रतिशत होगा, तो हम क्यों ना एक ही पेंसिल पे लाभ प्रतिशत निकालें ताकि मेरा कैलकुलेशन ईजी वे में हो। जैसे 22.5 रुपये प्रति दर्जन, यानी 12 पेन का जो सीपी था, क्राइमोल था, वो कितना था 22.50। तो एक पेन का जो सीपी होगा, एक पेन का सीपी वो कितना हो जाएगा 22.50 बटा 12। एक पेन का सीपी आ गया। एक पेन का क्राइमोल 22.50 बटा 12 है, और एक पेन का जो बिक्राइमोल है वो 2.25 है। ये 2.25 क्या है, बिक्राइमोल है। तो सबसे बेस्ट तरीका मेरा क्या होगा कि हम इसको अनुपात में ही ले आते हैं। अगर हम अनुपात में ले आएंगे, अनुपात में भी वही परसेंटेज आता है जो रियल वैल्यू में परसेंटेज आता है। अगर हम अनुपात में लाएंगे तो 225 से ये 10 बार में कट जाएगा, 225 से 10 बार में कट जाएगा, यानी 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, यानी 5:6 क्राइमोल और बिक्राइमोल का अनुपात आ गया। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत तो कितना रुपये का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना रुपये में, 5 में, यानी क्राइमोल 5 में, गुना 100, यानी 5 से कितना बार में कटेगा, 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि जो अगर हम एक पेंसिल पे भी लाभ निकालेंगे तो भी उतना ही लाभ होगा, और 144 पेंसिल पे लाभ निकालते तो भी उतना ही लाभ होता। तो हम क्या कि एक ही पेंसिल पे लाभ निकालें। अब दूसरा चीज़ और, अगर हम लोग अनुपात में लाभ निकालेंगे, क्राइमोल बिक्राइमोल के अनुपात में लेकर लाभ निकालेंगे तो भी उतना ही प्रतिशत लाभ होगा, और उसके रियल वैल्यू से भी निकालेंगे तो भी उतना ही प्रतिशत लाभ होगा। इसीलिए हम क्या किए, इस क्राइमोल बिक्राइमोल दोनों को अनुपात में कन्वर्ट कर दिए। अब नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित सेट का माध्यिका क्या होगा। माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे। बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे तो पहले ये 0 उतर जाएगा, फिर 2 बार 1 है तो दोनों 2 बार 1 उतरेगा, फिर 2 बार 2 है तो 2 बार 2 उतर जाएगा, फिर 3 बार प्रयोग किया गया है तो 3 बार 3 हो जाएगा। उसके बाद अब शेष क्या बचा, 4 बचा और 5 बचा। तो टोटल कितना संख्या है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी अगर 11 संख्या रहता तो 5 इधर काट के जो बीच में बच जाता वो माध्यिका हो जाता। लेकिन 10 संख्या है तो बीच में 2 संख्या आ जाएगा, 4 इधर हम हटा दिए, 4 इधर हटा दिए, तो बीच में 2 संख्या क्या आ गया, 2 और 3। तो अब हम अगर क्या करेंगे, 2 और 3 का औसत निकालेंगे। 2 और 3 का औसत कितना होता है, 2 + 3 बटा 2, यानी 3 2 5 बटा 2, यानी 2.5 इसका माध्यिका आ जाएगा। 2.5 यानी माध्यिका निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पहले उसको बढ़ते हुए क्रम में सजा देंगे और फिर उसका बीच वाला संख्या जो होगा वो ले लेंगे। अगर बीच में 2 संख्या आता है तो हम उस दोनों का क्या करेंगे, औसत निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बीच में 2 संख्या आ रहा है तो हम क्या किए, इस दोनों का औसत निकाल लिए। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, 2 भाइयों के आयु का अनुपात 5:8 है, उनके आयु का अंतर 12 है, तो उनके आयु क्रमशः उनकी आयु ज्ञात करें। अनुपात में अंतर कितना का हो रहा है, 3, और ये 3 का वैल्यू कितने देगा, 12, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। जब 1 का वैल्यू 4, ये 5 का वैल्यू 20, और ये 8 का वैल्यू 8 चौका 32, यानी 20 और 32 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जब मैं अपने फार्म हाउस पर अकेला जाता हूँ तो मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बिना रुककर अपनी कार चलाता हूँ, यानी बिना रुके उसका चाल कितना है, बिना रुके उसका चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रुक कर उसका जो चाल हुआ है, उसका जो चाल होगा वो कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ जाता हूँ, मैं ठहराव के साथ 7 किलोमीटर प्रति घंटा गति से समान दूरी तय करता हूँ। यानी बिना रुके और रुक कर उसके चाल का अनुपात जो है वो 80:7, यानी 20 चौका 80 और 20 तिया 7, यानी 4:3 उसके चाल का अनुपात आ गया। हम लोग पढ़े हैं जब चाल का अनुपात 4:3 है तो जो समय का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 3:4। समय का अनुपात चाल का अनुपात का उल्टा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि पहले हमको 3 घंटा लगता था तो अब कितना देर लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। तो इसका मतलब हम लोग कितना देर ठहर रहे हैं,
1 घंटा ठहर रहे हैं, कितना घंटा में? 4 घंटा में, यानी 1/4 घंटा हम लोग ठहर रहे हैं। 1 घंटा ठहर रहे कितना घंटा में? 4 घंटा में। अगर हम इसको मिनट में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 60 से गुना कर देंगे, यानी 4 से कितना बार में लगेगा? ये 15 चौका 60, यानी 15 मिनट। इसका जो आंसर आएगा वो 15 मिनट रुक रहे हैं, यानी प्रत्येक घंटा हम लोग कितना देर रुक रहे हैं? 15 मिनट रुक रहे हैं। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे? पहले हम चाल का अनुपात 4:3 है, तो समय का अनुपात 3:4 होगा, यानी पहले 3 घंटा लगता था, अब 4 घंटा लग रहा है। तो हम लोग कितना देर रुक रहे हैं? 1 घंटा। कितना घंटा में? 4 घंटा में, यानी 1/4 भाग हम 1 घंटा के 1/4 भाग हम लोग रुक रहे हैं। तो 1/4 रुक रहे हैं, तो 1/4 घंटा रुक रहे हैं, तो उसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, यानी 15 मिनट ठहराव है मेरा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये कितना हो जाएगा? 8/5 माइनस 1/2 भागा 1/2 प्लस 1/5 क्या होगा? ये 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 2 7/10 हो जाएगा। अगर इसका कैलकुलेशन करें तो 8 दूना 16 में से 5 गया तो 11/10 बट्टा 7/10, ये 10 दोनों बस हट जाएगा तो कितना आएगा? 11/7, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं। जैसे 50 पेंसिल 80 पेंसिल 65 पैमाने समान रूप से कुछ खंभों के बीच वितरित किया गया और पाया गया कि प्रत्येक आइटम के 5 वितरित नहीं किए गए छात्रों के, कुछ छात्रों के बीच वितरित किया गया, खंभों के बीच नहीं, छात्रों के बीच वितरित किया गया। और पाया गया कि प्रत्येक आइटम में से 5 वितरित नहीं किए गए छात्रों की संख्या क्या पता करें। तो जैसे 50 पेन देना था, जिसमें से 5 प्रत्येक आइटम में से 5 नहीं दिए हैं, तो कितना हो गया? 45। और ये 80 पेंसिल में से 5 पेंसिल वितरित नहीं किया गया, तो इसका मतलब 75 वितरित किया गया। और 65 पेंसिल में से 5 वितरित नहीं किया गया, इसका मतलब 60 वितरित किया गया। और सब कुछ समान समान मात्रा में वितरित किया गया है, तो इसका मतलब इसका जो HCF आएगा, HCF कितना जाएगा? 45, 75 और 60 का जो HCF आएगा 15 आएगा। तो इसका मतलब जो छात्र का संख्या था वो कितना था? 15। अगर छात्र का संख्या 15 रहेगा तभी सबको समान मात्रा में वितरित किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। XY एक काम को 6 दिन में करता है और X अकेला उस काम को 9 दिन में करता है, तो Y का निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों घटा देंगे, 1/6 माइनस 1/9, यानी 18 LCM आ जाएगा। और 2 में से 3 यानी 1/3, यहाँ माइनस को इग्नोर कर देंगे क्योंकि यहाँ लेते 1/9 में से 1/6 घटाना चाहिए था। सॉरी 6 ठीक है 6 18 6 9 3 माइनस 2 यानी 1/18, यानी कितना दिन लग जाएगा? 18 दिन लग जाएगा इसका आंसर, यानी अगर Y अकेला काम करेगा तो 18 दिन। नेक्स्ट, इसमें 8 का स्थानीय मान, 8 के बाद कितना संख्या है? एक संख्या है, तो 8 के बाद 1 जीरो आ जाएगा। जैसे अगर 4 का स्थानीय मान पूछता तो 4 के बाद 1 2 3 संख्या है, तो 4 के बाद 3 जीरो आ जाएगा। तो स्थानीय मान पूछे तो उस संख्या के बाद जितना जीरो रहे वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा, उतना जीरो उस संख्या पे बैठा देंगे। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से लगने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 14.48 रुपया है। तो जो 3 ईयर में CI और SI का जो अंतर होता है, CI SI का अंतर वो क्या होता है? PR² इंटू 300 प्लस R बट्टा 100 का Q। तो अंतर कितना दिएगा? 14.48 इक्वल टू मूलधन निकालना है और रेट कितना दिया 5% है, तो 5 का स्क्वायर करें तो 25 और गुने 300 प्लस 5 यानी 305 बट्टा 100 का क्यूब, 100 गुने 100 गुने 100। तो अगर हम यहाँ इसका कैलकुलेशन करें तो ये इसको हटाएंगे तो डबल जीरो आ जाएगा, यानी ये 100 से ये 100 कट जाएगा और ये 25 से 4 बार में, 25 से ये 4 बार में कटेगा और ये 25 से कितना 25 ने 5 से कटेगा तो 61 बार में और ये 5 से 20 बार में। और जो मूलधन आएगा वो कितना आ जाएगा 1448 गुने 80 बट्टा 61, यानी अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू होगा, इसमें जो आएगा वो अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। अप्रॉक्स वैल्यू अगर आएगा तो 61 से अगर हम इसको काटेंगे तो 2 यानी 61 में कितना 2 122, अब फिर कितना उतर जाएगा 2
और 228, फिर ये 6 चौका 24 और 6 तिया 18, यानी लगभग 24 बार में लगभग जाएगा। 6 चौका 24, 6 तिया 18, 18 तो बहुत कम हो जाता है, यानी लगभग 24 बार में अप्रॉक्स में लगेगा। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 24 गुने 80 कितना हो जाएगा, 0। अप्रॉक्स में 24 गुने 80 आएगा 0। 8 चौका 32, 8 9 16 3 19, यानी 1920 के अप्रॉक्स में जो भी आंसर होगा, 1920 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ज़्यादा ले चुके हैं। तो 1920 से जो कम आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। तो 1920 से जस्ट कम कौन है, 1900। 1899 क्या लिख सकते हो, 1900, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी इस सवाल को हम लोग अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू से बनाना था। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर 12 दिया गया है, यानी वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर 12 दिया गया है, तो वाई का मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से कोई भी मान रख लेंगे। अगर ऑप्शन से वाई बराबर 3 रखते तो 3 3 9 प्लस 3 कितना आ गया, 12 आ गया। तो इसका मतलब वाई बराबर, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक बैंक निश्चित राशि को 8% दर से, यानी रेट कितना दिया गया, 8%, जिसमें से ब्याज छमाही चक्रवृद्धित होता है, तो उसमें 1.5 वर्ष के पश्चात इतना रुपया अदा किए तो मूलधन ज्ञात करें। और टाइम कितना दिया गया है, 1.5 वर्ष। जब छमाही संयोजित होता है तो रेट क्या हो जाता है, आधा होगा तो 4% हो जाएगा, और समय 2 गुना होगा तो 3 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या चीज़ निकालना, मूलधन ज्ञात करना है। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 की पावर T, और अमाउंट कितना दिया गया यहाँ पे, 1,96,851 इजिकल टू P × 1 + R/100, यानी 104/100 करेंगे। तो 104/100 क्या लिख सकते हैं, यानी 4 दूना 8 और 26/25 लिख सकते हैं। 26/25 हम इसको डायरेक्ट लिख दे, 26/25 गुने 26/25 गुने 26/25 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, डिजिटल सम का यूज हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिया गया वो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू दिया गया है। इसका जो आंसर दिया गया है वो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे डिजिटल सम का यूज नहीं कर सकते हैं। इसको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, और अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू करके निकाल लेंगे इसका। यहाँ के बाद कैलकुलेशन खुद से कर लेना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 100 लोगों के एक समूह में 86 या तो कोल्ड ड्रिंक या तो आइसक्रीम, यानी 86 व्यक्ति ही कुछ ना कुछ पीते हैं, जिसमें से 62 लोग जो हैं वो ठंडा ड्रिंक पीता है, यानी 62 लोग ठंडा ड्रिंक, और 21 लोग दोनों तो आइसक्रीम पसंद करने वालों। तो आइसक्रीम पसंद करने वालों को हम लोग x मान लेते हैं। तो अगर हम आइसक्रीम पसंद करने वालों को x मानेंगे, तो जो टोटल आइसक्रीम पसंद करने वाले और ठंडा ड्रिंक पीने वाले की जो संख्या होगा टोटल, वो कितना हो जाएगा, 62 + x - 21 कर देंगे। 62 + x - 21 बराबर टोटल कितना व्यक्ति पी रहा था, 86 व्यक्ति ही या तो पी रहा था, या तो कोल्ड ड्रिंक ले रहा था, या तो आइसक्रीम ले रहा था। तो बराबर हम 86 करेंगे। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों का कैलकुलेशन 41, उधर 41 माइनस होगा तो 45, यानी x बराबर कितना आ गया, 45, यानी 45 व्यक्ति आइसक्रीम पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक नाव धारा के विरुद्ध दिशा में x से y की ओर गंतव्य जाता है, और धारा की दिशा में y से x की ओर वापस आता है, यानी नाव की चाल अगर 40 किलोमीटर/आवर और धारा की चाल अगर 10 किलोमीटर/आवर दिया गया है, तो पूरी यात्रा में नाव का औसत गति कितना है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक x किलोमीटर/घंटा की गति से गया और y किलोमीटर/घंटा की गति से लौट आया, x किलोमीटर/घंटा गति से गया और y किलोमीटर/घंटा गति से लौट आया, तो जो औसत चाल होगा, औसत चाल वो किसके बराबर होगा, 2xy/x + y। जो औसत चाल होगा वो किसके बराबर होगा, 2xy/x + y। तो अगर कोई व्यक्ति धारा की दिशा में एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो उसका चाल क्या होगा, जुट जाएगा, यानी 40 10 50 हो जाएगा। और धारा के विपरीत दिशा में अगर आएगा तो उसका चाल क्या होगा, घट जाएगा, यानी 40 में से 10 गया 30 किलोमीटर/घंटा होगा। यानी वो व्यक्ति 50 किलोमीटर/घंटा गति से आया
गया और 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से आया, तो जो उसका औसत चाल होगा वो क्या होगा, 2a के बदले में 50 और b के बदले में 30 बटा 50 + 30 80। ये 0 से 0 कट जाएगा 2 से 4 बार में, फिर ये 2 से 2 बार में, 2 से 25 बार में, यानी 25 या 75 बटा 2 कितना हो जाएगा, 37.5 किलोमीटर पर आवर इसका औसत गति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। P कार्य करने में Q से 2 गुना सक्षम है, यानी P जो कार्य करने में Q से 2 गुना सक्षम है, यानी Q का क्षमता अगर हम 1 मानेंगे तो P का क्षमता 2, यानी उसके जो क्षमता का अनुपात आया, क्षमता का अनुपात वो 2:1 आ गया। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 के दिनों में पूरा करते हैं, यानी जब दोनों मिल जाएगा तो टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, 3, यानी जब 3 क्षमता तो 22 दिन, 1 क्षमता तो 66 दिन, क्योंकि जैसे ही क्षमता कम होगा दिन ज़्यादा हो जाएगा। तो Q अकेला, यानी Q का क्षमता 1 था और 1 क्षमता रहेगा तो कितना दिन, 66 दिन, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए कुल बिक्री लागत कितनी है। देखिए ये तिमाही दिया गया, यानी जो फिजिकल ईयर 12 से 13 में 3 महीना ये हो गया, 3 महीना ये हो गया और 3 महीना ये और 3 महीना ये, 12 से 13 के लिए, यानी टोटल इतना हो जाएगा, यानी 12 से 13 के लिए। तो यहाँ पे बोला 14 से 15 के लिए कुल बिक्री कितनी किए हैं, तो 14 से 15 के लिए कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 15 यानी ये पूरा जोड़ना है, ये पूरा फिजिकल ईयर का जोड़ना है, 14 से 15 3 महीना का दिया गया है। तो यानी 45 + 48 + 44 + 41 सबको जोड़ेंगे तो 4 1 5 5 10 8 18 और 4 16 1 17, यानी 178 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13-14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है, यानी 13-14। जब हम 13-14 में टोटल पहले बिक्री अगर निकालते हैं तो 36 32 39 और 33, तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 2 14, 9 3 12 2 14 6 20 2 और 3 चौका 12 2 14, 140 टोटल बिक्री हुआ। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो जो औसत आएगा वो 35 लाख हो जाएगा इसका औसत, क्योंकि 4 बार जमा कर रहे हैं ना, तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं 12 से 13 और 13 से 14 में बिक्री दर कितना प्रतिशत है। तो 12 से 13 अगर हम निकालें 25 34 24 और 29 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 4 17 5 22 2 और 2 2 4 2 6 3 9 2 11, यानी 112 था 12 से 13 में और 140 हम लोग निकाल चुके हैं 13 से 14 में 140। तो कितना का वृद्धि हो रहा है, 28 का वृद्धि हो रहा है कितना में, 112 में गुना 100, यानी 4 से 7 बार में और 4 से ये 28 बार में, फिर वैसे भी 28 चौका 112 तो लग ही जाता है, यानी 7 चौका 28 और 4 से ये 25 बार में, यानी 25% का वृद्धि हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 3 संख्या दिया गया 4 5 7 के अनुपात में, उनका योग 320। अनुपात में योग कितना हो रहा है, 5 4 9 7 16, यानी 16 का वैल्यू 320 दिया गया है। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या 4 था और सबसे बड़ी 7, इस दोनों का योग 11। जब एक का वैल्यू 20 तो 11 का वैल्यू 11 दूना 22, यानी 220। ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट आते हैं। पी ने एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा और उसे 10% लाभ पे बेच दिया। यदि वो 1380 में बेची गई होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती। जैसे अगर 1200 में खरीदा, अगर 1380 में बेचता तो टोटल कितना लाभ होता उसको, यानी 180 का लाभ होता कितना में, 1200 में गुने 100, यानी डबल जीरो कर गया, यानी 12 से 15 बार में 12 15 180 होता है, तो यानी 15% का लाभ होता। अगर 1200 में खरीदा होता और 1380 में बेचा होता तो 15% का लाभ होता। पहले कितना लाभ हो रहा था, 10% लाभ पे बेच रहा था और 1380 में बेचता तो 15% का लाभ होता। तो इसका मतलब लाभ में कितना का वृद्धि हुआ, 5% का वृद्धि हुआ। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। 45 सेंटीमीटर लंबे और 35 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार चादर के कोनों से 5 सेंटीमीटर भुजा का 4 वर्ग काटा गया है। यानी एक
आयताकार चादर था, लंबाई 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई 35 सेंटीमीटर, लंबाई 45 और चौड़ाई 35 सेंटीमीटर। अब क्या किया गया, इसके कोनों से 4-4 सेंटीमीटर का एक चादर काट लिया गया, कोना से 4-4 सेंटीमीटर का एक वर्ग काट लिया गया। और अब जो शेष भाग बचा, अब मेरे पास अगर हम 4-4 सेंटीमीटर का वर्ग काट लेंगे तो अब मेरे पास शेष ये भाग बचेगा। हर जगह से अगर हम 4-4 सेंटीमीटर का काट लेंगे तो हम मेरे पास शेष क्या होगा, तो शेष ये भाग बचेगा, शेष ये भाग। अब इस भाग में क्या किया गया कि इस सब को एक बक्सा का रूप दे दिया गया। यानी इसका मतलब अगर हम यहाँ से एक दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, यानी इसका मतलब हम यहाँ से इस भाग को क्या किया, यानी ये जो ग्रीन वाला पार्ट था इस भाग को क्या किए, उठा दिए। और फिर क्या किए, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इस भाग को भी उठा दिए। फिर ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है इस भाग को भी ऊपर की ओर मोड़ दिए, और ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है इस भाग को भी ऊपर की ओर मोड़ दिए। तब जाकर जो हमारे पास एक बक्सा बना, इस बक्सा का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले हम बक्सा के लंबाई के बारे में बात करें, यानी बक्सा का जो आयतन होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो मेरे पास लंबाई कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा, ऊंचाई अगर पता चल जाए तीनों चीज़ तो हम बक्सा का आयतन ईजिली निकाल सकते हैं। लंबाई का अगर हम बात करें तो टोटल लंबाई 45 सेंटीमीटर का था, 5 यहाँ से कट गया, 5 यहाँ से कट गया, यानी 10 सेंटीमीटर जब कट गया तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, 45 माइनस 10 यानी 35 हो जाएगा। अगर चौड़ाई का बात करें तो टोटल 35 सेंटीमीटर था, 5 इधर से कट गया और 5 इधर से कट गया, 10 जब कट गया तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई 35 माइनस 10 यानी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऊंचाई का बात करें तो यही भाग तो उठेगा ना, तो ये जो ऊंचाई होगा ये कितना सेंटीमीटर का है, 5 ही सेंटीमीटर का, यानी ऊंचाई 5 हो जाएगा। तो जो आयतन होगा, आयतन वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 35 गुने 25 गुने 5, यानी 35 गुने 25 गुने 5 यानी कितना आ जाएगा, इसको अगर हम गुना करेंगे तो 4375 अप्रॉक्स में आएगा। क्योंकि अगर इसको 30 और 30, हाँ 4375 आ जाएगा इसका। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। ये सवाल तो हम लोग देख चुके थे, इसका आंसर 4375 आ गया था। अब ये सवाल आते हैं, इन 2/5 प्लस 2/9 भागा 2/5 प्लस 5/9। अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना जाएगा, 2 18 15 10, 18 10 28 बट्टा 45 बट्टा 9 9 18 25, और 18 25 कितना होता है, 43 बट्टा 45, यानी ये 45 से 45 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 28 बट्टा 43, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 28 बट्टा 43। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय।